नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में महाविजय के बाद भाजपा की अगली रणनीति पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक। आज शाम जीते हुए विधायकों से मिलेंगे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष। दिल्ली भाजपा ने भी सभी विधायकों की बुलाई बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर। नई सरकार के गठन तक उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़। 12 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 अन्य घायल। चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन से 10 घरों को नुकसान। 30 लापता लोगों की तलाश जारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कटक में अब से कुछ ही देर के बाद सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में सीएम पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आज दिल्ली को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के यहां बैठक हो रही है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत जयपांडा समेत दिल्ली के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद हैं। पार्टी ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्य विधानसभा में 48 सीटें जीती हैं। नई दिल्ली सीट से जीत के बाद प्रवेश वर्मा की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 मत से भी ज्यादा मतों से हराया है। इससे वे भाजपा की आगामी सरकार में शीर्ष पद के संभावित दावेदार बन गए हैं। पार्टी नेताओं ने बताया है कि भाजपा की ओर से चुनाव जीतने वालों में कई अनुभवी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में आशीष सूद और पूर्व राज्य महासचिव संगठन पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय शामिल हैं। इस बीच भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। उन्होंने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायक पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। वहीं आज भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शाम में जीते हुए विधायकों से मिलेंगे। और इस सबके बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उन्हें पद पर ही बने रहने को कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 3 मंत्रियों गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने जीत के साथ पार्टी की कुछ हद तक साख या फिर लाज कहें वो बनाए रखी। कालकाजी विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3500 से भी अधिक मतों से हरा दिया। और दिल्ली विधानसभा भंग हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो वहीं भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। तो अब दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर सूचना जारी की है और जैसा कि हमने कहा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली और प्रचंड जीत के साथ ही 48 सीटों के साथ बीजेपी
सत्ता में आई है। और इस सब के बीच भाजपा के नेता तरुण चुग ने कहा है कि आपदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने सजा दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की झूठ और 8 नंबर की राजनीति का एक पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। पंजाब के लोग भी दिल्ली की तरह आपदा से मुक्ति चाहते हैं। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाए। जनता जनार्दन है, नुसिखे, नालायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है। और दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के यहां बैठक खत्म हो गई है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा समेत दिल्ली के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद थे। और राजौरी गार्डन से भाजपा के विजयी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कैग रिपोर्ट को सदन में रखने की बात कही। उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कैग की रिपोर्ट टेबल होनी बड़ी जरूरी है। हम लोग सबसे पहले कैग की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे और दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए कैग ने क्या बताया, कितने 1000 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी अपने घर लेके गए हैं। केजरीवाल जी कहते थे ना कि स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है, कहते थे ना इतना पैसा उसका पड़ा है, इसका पैसा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी अब आप बताइए, सौरभ भारद्वाज का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल का कितना पैसा कौन कौन से विदेश के बैंकों में पड़ा है, जो आपने ये हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आएगा कौन कौन से दुनिया के बैंकों में। अब आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा और भारत में वो पैसा लाना पड़ेगा। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल करने वाले भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा राजनिवास पहुंचकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिष्टाचार मुलाकात की है। इससे पहले बिजवासन से आप उम्मीदवार को हराने वाले कैलाश गहलोत और गांधीनगर से नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली ने भी एलजी से मुलाकात की है। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आज उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रवेश वर्मा घेवरा स्थित अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम के विजन के अनुसार दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे, जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो, जहाँ पे सभी का कल्याण हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी भी। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की जीत की खुशी मनाई। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि दिल्ली में 8 फरवरी को जीत के बाद जलेबी का भंडारा देने के लिए दिल्ली आऊंगा। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को साफ करने के मुद्दे पर कहा कि मोदी जी ने अगर यमुना साफ करने की गारंटी दी है तो वे इसे जरूर साफ करेंगे और लोग आने वाले समय में यमुना तट पर घूमने के लिए आएंगे। तो स्वच्छ होगी, आप देखना, गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना भूलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न यहाँ पर हरियाणा भवन में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो बनाई जा रही है। गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी जो है, नाथू राम की जलेबी, वो यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है ये जलेबी जो है ये चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने इस जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की थी। और आज जो है हरियाणा भवन में फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो जलेबियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर शामिल हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। और जलेबियों का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलेबी बनाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जलेबियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, लगातार जलेबियाँ यहाँ पर बन रही है और नाथूराम की ये बहुत प्रसिद्ध जलेबी है, गोहाना की जलेबी हरियाणा की। और हरियाणा भवन में जो है दिल्ली जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राजनीति में देखिए मिठाइयों का भी प्रमोशन हुआ है। पहले जीतने पर लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाया करते थे, लेकिन अब उसका प्रमोशन होके अब जलेबी भी तरह तरह की और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। तो लड्डू से बढ़कर अब जलेबी की तरफ। यारों के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सलवादी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने एनकाउंटर में 12 नक्सलवादियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद और 2 घायल हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। बीते 2 घंटे से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलवादियों को घेर रखा है। यूपी के कुशीनगर जिले में योगी सरकार ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जिले के हाटानगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। मदनी मस्जिद बिना नक्शा पास करके बनाई गई थी, इसलिए इस मस्जिद पर एक्शन लिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्लिम पक्षकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। मंदी मस्जिद में अवैध निर्माण और गलत नक्शा पास कराए जाने को लेकर हिंदूवादी नेता रामवचन सिंह ने सीएम योगी से शिकायत की थी। गुजरात के बनासकांठा जिले में रेत से भरा एक डंपर ट्रक पलटकर मजदूरों के एक समूह पर गिर गया, जिससे 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना शनिवार शाम जिले के खेंगरपुरा गांव में उस समय हुई जब वहां सड़क निर्माण कार्य हो रहा था। पुलिस उपाधीक्षक SM वरतोरिया ने बताया है कि डंपर एक संकरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान वो पलट गया और सड़क निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों के एक समूह पर गिर गया।
अधिकारियों के मुताबिक क्रेन और बुलडोजर की सहायता से ट्रक के नीचे फंसे महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद चारों लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर में मेट्रो सेवाओं के लिए टिकट किराया 50% बढ़ाकर 60 रुपए से 90 रुपए कर दिया है। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। BMRCL ने पीक और नॉन पीक आवर के लिए अलग अलग टैरिफ पेश किए हैं। न्यूनतम किराया 0 से 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपए ही रहेगा, जबकि दूसरे स्टेज यानी 2 से 4 किलोमीटर का किराया 15 से बढ़कर 20 रुपए हो गया है। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए किराया 90 रुपए है, जबकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स को किराए में 5% की छूट का लाभ मिलेगा। किराए को बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया इनकम टैक्स विधेयक पेश कर सकती हैं। ये विधेयक 6 दशक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम का स्थान लेगा। राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी कमेटी के पास इसे भेजा जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। I hope to have it introduced in the Lok Sabha in the coming week. Post that it will go to a committee. And as you know the process is, the committee gives its recommendation, it comes back, and then the government through the cabinet takes a call whether these amendments are to be taken in or some of them or more need to be added. It's only after that it again goes to the parliament. So once the parliament after that passes it is when we'll decide on when best to roll it out from. So although you're asking me a question of when will it roll out, I still have 3 critical stages to pass through. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर के छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गोरखपुर के RPM एकेडमी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का कहना है कि पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनका जो परीक्षा पे चर्चा ये जो शो है उससे बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिल रही है, और उसके कारण हमें पता चल रहा है कि आखिर स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, एग्जाम टाइम में कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने आंसर्स कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग के लिए परीक्षा पे चर्चा का विषय निकाला हुआ है। उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ को फोकस किया है, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने बताया है कि हमको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, तो उस पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 तारीख को जैसे कि ये फिर से आने वाला है, तो उस पर भी आगे बहुत सारी चीज़ों वो बताएंगे, और जैसे पहले भी आ चुका है तो उस पर हम लोग जब उसको देखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हमको सीख मिलती है। तो इसके लिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार है जब वो हम लोग को फिर से बताएंगे और हम लोग को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा किया है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इससे हम जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, हम लोग उसके लिए फ्री माइंड से नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो ये हम लोग के लिए बहुत उपयोगी रहा। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा हम लोगों ने पिछले साल देखा और ये बहुत अच्छा रहा। 10 तारीख को ये फिर से आने वाला है और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद सभी लोग हैंडल ना कर पाते हों, बट हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया है, शायद हमें उस चीज़ का वैल्यू अभी पता ना चले, बट आगे चल के काफ़ी जगह हैं जहाँ पे उसके यूजेस आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे हैं कि वो हमें अपना मान के हमें गाइड करते हैं, जिससे हम अपने गोल्स को शायद अच्छे से अचीव कर पाए। तो हमें उनकी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। जो उनकी जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, हमें उसे देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मंत्री जी का जो परीक्षा पे चर्चा होता, लास्ट ईयर हम बच्चों ने काफ़ी उससे फ़ायदा उठाया था और क्लास 10th और 12th के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से उसको देखा था। एक्चुअली जो परीक्षा का चर्चा होता है इसमें पूरे इंडिया के हर ब्लॉक से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर ब्लॉक से नए नए क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग में, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जो बच्चे सुनते हैं सामने,
तो सारे लोगों के पास तो परीक्षा जो भी होती है बोर्ड की, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी सरलता से प्रधानमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर तरीके से, उससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। बड़ा रिलीज महसूस करते हैं बच्चे। आने वाले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें उनको बहुत फायदा होता है। तो छात्रों में गजब का उत्साह है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन की नई डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। इसमें गोरखपुर की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसके काम की आज मैंने समीक्षा की। गोरखपुर स्टेशन की काम बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है। जो काम शुरुआत किया गया था उस काम में बहुत तेज़ी आई है। और स्टेशन की डिज़ाइन अगर आपने देखी है, तो स्टेशन की डिज़ाइन हमारे गोरखपुर के जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उस विरासत को ध्यान में रख के स्टेशन की डिज़ाइन बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह बढ़ता जा रहा है। पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संगम तट पर शनिवार को 1 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1 करोड़ से भी अधिक आम श्रद्धालु शामिल थे। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में प्रकृति के संरक्षण का महापर्व भी मनाया जाएगा। प्रकृति के संरक्षण के महापर्व के रूप में महाकुंभ में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा। 16 से 18 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में अपने मधुर कलरव से पक्षी भी आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। महाकुंभ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी सूचना के मुताबिक प्रयागराज में श्रद्धालुओं के संग पक्षी भी संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए पक्षी गंगा यमुना तट पर अपने मधुर कलरव से महाकुंभ को एक अलग ही स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार पक्षी संरक्षण की अलख जगाने हेतु प्रयागराज वन मंडल द्वारा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी 11 फरवरी को फ्रांस में एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। ये समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब एआई का भविष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। विश्व भर के नेता पेरिस में एआई एक्शन समिट के लिए जुट रहे हैं। वैश्विक शासन, नैतिकता और नवाचार एजेंडे में है, लेकिन क्या ये समिट एआई प्रयासों को एकजुट कर पाएगा? देखिए डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तेजी से बदल रही है और उसके साथ ही इनकी चुनौतियां भी बढ़ रही है। 10 फरवरी को पेरिस में 2 दिवसीय एआई एक्शन समिट के लिए दुनिया भर के बड़े नेता, टेक दिग्गज और विशेषज्ञ जुटेंगे, जो दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। 2023 में ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क और 2024 में सियोल में आयोजित हुए एआई समिट में सेफ्टी पर मुख्य फोकस था। वहीं फ्रांस में अब रिस्क के बजाय एक्शन पर पूरा फोकस है। एआई ग्लोबल समिट का एजेंडा 5 मुख्य बिंदु पर निर्धारित है। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट एआई। तकनीकी दिग्गजों के अलावा एआई के फायदे आम लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मकसद है। दूसरा, फ्यूचर ऑफ वर्क। एआई किस तरीके से नौकरियों को और उद्योगों को नया आकार दे रहा है। तीसरा, नवाचार और संस्कृति। एआई की रचनात्मकता और समावेशन को बढ़ावा देता। चौथा, एआई में भरोसा, सुरक्षा, नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। पांचवा, ग्लोबल एआई गवर्नेंस, यानी नियमन और नवाचार के बीच संतुलित बनाना। लेकिन ये सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है। फ्रांस एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर फ्रांस एआई के प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहा है, जो अमेरिका की साझेदारी को संतुलित करने के अलावा चीन और भारत के साथ भी खुला सहयोग चाहता है और एआई में यूरोपियन स्वतंत्रता को मजबूत करना चाहता है।
फ्रांस के सबसे बड़े एआई स्टार्टअप मिस्ट्रल एआई का वैल्यूएशन $6 बिलियन से अधिक है। फ्रांस अपने उभरते हुए चैंपियंस के साथ दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एआई की दौड़ में शामिल ही नहीं बल्कि वो उसे आकार भी दे रहा है। दुनिया की नजरें बदलती हुई स्थिति पर बनी हुई है। किस तरीके से ये एआई एक्शन समिट एक अहम पहलू लेके आता है वो देखना दिलचस्प होगा। क्या एआई एक्शन समिट वैश्विक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा या इस प्रतिस्पर्धा को आगे और बढ़ाएगा? एक बात तो तय है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। तो एआई को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिट और एआई के भविष्य, खासकर उसका मानवता के प्रति क्या योगदान रहेगा, और उसके भी बहुत सारे अपोजिशन भी है, अपोजिट्स भी ये बिंदु हैं जिसको लेकर भी इस पूरे एक्शन समिट में चर्चा होने की उम्मीद की जा सकती है। बढ़ेंगे आगे। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल जोर पकड़ रही है। मोटापे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए नई दिल्ली में सैकड़ों लोग इस अभियान में शामिल हुए। अभिनेता, खिलाड़ियों और डॉक्टरों ने इस अभियान को समर्थन दिया, जिसका मकसद पूरे देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को अपनाना है। मोटापे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए नई दिल्ली में सुबह की ठंड का सामना करते हुए सैकड़ों लोग फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान में शामिल हुए। अभिनेता अमित सियाल और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की सदस्य प्रशांति सिंह ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नई पीढ़ियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें फिटनेस के प्रति प्रेरित करने का एक शानदार तरीका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का और हमारे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और इससे सेहत भी बनेगी, आपकी आत्मा भी साफ होगी। देखिए, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमारे देश का तो था नहीं, लेकिन सिंस इट इज़ नाउ, अब ये हमारे देश में भी आ रही है ये मोटापा और ये, तो इस बीमारियों से लड़ने के लिए एक लाइफस्टाइल का चेंज जरूरी है। ये पहल जोर पकड़ रही है और लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। 2 किलोमीटर की ये दौड़ नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई और वापस यहीं पर समाप्त हुई। बहुत खुश हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव पूरे देश में होने चाहिए, हर सिटी में होने चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतने यंग और अधेड़ उम्र के लोग आए हुए हैं जो कि साइकिलिस्ट बन के आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों को भी ज्वाइन करना चाहिए। फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य पूरे देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रतीक नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।